टू एसपी क्लासेस। आज हम इंडियन इकोनॉमी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी। और पॉवर्टी में काफ़ी सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। इससे पहले पॉवर्टी बहुत बड़ा चैप्टर था। अभी हमें मेनली इन्हीं 2 पॉइंटों पे चर्चा करनी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, और मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन अ क्रिटिकल असेसमेंट। तो ये 2 ही पॉइंट पे डिस्कस करना है। अगर फ्यूचर में पॉवर्टी के चैप्टर में या सिलेबस में कुछ और बढ़ाया जाता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अभी जो सिलेबस न्यू सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। फ्यूचर में जैसे सिलेबस कम ज़्यादा होगा तो हम उस पर डिस्कस उस टाइम कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पॉवर्टी जो है इसके 5 कंपोनेंट लिखे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई पुअर कौन है। तो देखिए, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, कह सकते हैं ये बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स नहीं हैं, उन्हें पुअर कहा जाता है। अब एक चीज़ देखिए, फूड की बात की जा रही है, हाउसिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये नहीं समझेंगे कि हाउसिंग का मतलब ये है कि अपना ही घर हो। ठीक है भाई, अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, तो आप पुअर हो। अगर आप किसी रेंट के घर में भी रह रहे हो तो आप पॉवर्टी में नहीं आएंगे। कि भाई आपके पास एक एबिलिटी है कि आप उसका रेंट दे सके, तभी तो आप रेंट के घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो और एजुकेशन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है, तो एजुकेशन भी बेसिक नीड्स में रख दिया गया है। पहले सिर्फ 3 ही चीज़ बेसिक नीड्स में थी, क्या था? फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग। लेकिन अब ये 2 चीज़ें और बेसिक नीड्स में कर दी गई हैं जो कि ज़रूरी है, एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ मतलब यहाँ पर हेल्दी रहना। ठीक है, तो भाई जिनके ये बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, वह सब पर्सन क्या है? पुअर है। पॉवर्टी में भी डिफाइन एज इनएबिलिटी ऑफ सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो जो ये जिनके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि ये 5 चीज़ें ले सके, तो वो सब क्या हैं? पुअर हैं। तो यहाँ पर है हु इज़ पुअर, तो सीधी सी बात है, जो फेस कर रहा है पॉवर्टी वो सब क्या है? पुअर हैं। अब आगे देखिए, टाइप ऑफ पॉवर्टी, देखिए रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको ध्यान से समझना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम रिलेटिव पॉवर्टी कह रहे हैं तो और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी जरा देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर इफ ही इज नॉट एबल टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। अगर वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है, नहीं ले पा रहा है, या कह सकते हो कि अपने बेसिक नीड्स नहीं पूरे कर पा रहा है, तो वो सब क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आते हैं। अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो हर एक कंट्री जो है पॉवर्टी लाइन बनाती है। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन बनाती है। जो लोग उससे नीचे हैं वो सब पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के लिए 2 क्राइटेरिया रखी गई हैं। एक तो भाई क्या रख दिया गया है? भाई कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन रख दिया गया। ठीक है, और एक रखा गया है भाई एक्सपेंडिचर या स्पेंड्स कह सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर फॉर द कंजप्शन। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया रखे गई हैं। अब इसको और डीपली समझना है तो समझिए कि जैसे यहाँ पर 2 एरिया रखा गया है। एक तो हो गया भाई अर्बन, ठीक है, एक हो गया रूरल एरिया। ठीक है, अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब गांव। तो पहले हम कंजप्शन की बात करते हैं। तो कंजप्शन मतलब कैलोरीज मेथड। ठीक है, तो अगर कोई अर्बन एरिया में पर डे 2100 कैलोरी ले रहा है, ठीक है, कोई अर्बन एरिया में पर डे 2100 कैलोरी ले रहा है, आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, तो उससे आपको 2100 कैलोरी मिल रही है किसमें? अर्बन एरिया में। तो आप पुअर नहीं हैं। और वहीं पे अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो अगर 2400 कैलोरी ले रहे हो तो आप पुअर नहीं हो। अब यहाँ पर एक बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि यार, जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर 2400 कैलोरी क्यों? तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या रूरल एरिया है, वहाँ पर क्या होता है कि भाई जो हमारे फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा होता है, भाई फील्ड का काम होता है, खेतों में काम होता है, तो वहाँ पर कैलोरी ज़्यादा रखी गई है। और अर्बन एरिया में क्योंकि बैठ के ऑफिस वगैरह के ज़्यादा काम होते हैं, बैठ के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2100 कैलोरी रखी है। तो सिंपल सी बात है, अगर अर्बन एरिया में
2100 कैलोरी कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है पर डे, और रूरल एरिया में 2400 कैलोरी कोई कंज्यूम कर रहा है पर डे इंडिया में, तो वो पुअर नहीं होगा। ये 2011 के डेटा के हिसाब से है। अब आगे देखिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि भाई स्पेंड्स या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना करता है वो मंथली, तो मिनिमम मंथली कंजप्शन फॉर दी कंजप्शन। ठीक है, तो कंजप्शन के लिए वो मिनिमम खर्चा कितना कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इसके लिए भी दो क्राइटेरिया हैं, वो है एक फिर से वही अर्बन और रूरल। तो देखिए अर्बन एरिया में अगर एक पर्सन कंजप्शन के लिए 1000 खर्च कर रहा है मंथली, ठीक है, और रूरल एरिया में 816 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो पुअर नहीं है। तो देखिए डेटा क्या है। अब डेटा क्या है कि अगर आप अर्बन एरिया में 1000 रुपये खर्च कर देते हो कंजप्शन के लिए, मैं कंजप्शन की बात कर रहा हूँ, कंजप्शन के लिए अगर 1000 रुपये खर्च कर देते हो तो आप पुअर नहीं हैं। और वहीं पर रूरल एरिया में 816 रुपये 816 रुपीज़ आप खर्च कर देते हैं तो आप पुअर नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये है कि भाई अर्बन एरिया में क्या नाम है ज़्यादा पैसे क्यों हैं और रूरल एरिया में ज़्यादा पैसे क्यों, तो बिल्कुल उसी तरह से कि भाई अर्बन एरिया में जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं और रूरल एरिया में जो है सस्ती होती हैं। इसलिए यहाँ पर खर्चे का सारा कॉन्सेप्ट यही दिया गया है, इस तरह से दिया गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल जो कैलोरीज मेथड बताया गया था बिल्कुल उसी तरह से ही है। ठीक है, जो कैलोरीज मेथड बताया गया था बिल्कुल उसी तरह से ही है कि भाई 1000 अगर आप मंथली खर्च कर रहे हो कंजप्शन के ऊपर तो आपको तकरीबन अर्बन एरिया में 2400-2300 ही कैलोरी मिलेगी हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है, बस यहाँ पर भाई एक्सपेंडिचर की बात कर दी गई है और वहाँ पर कैलोरी की बात कर दी गई है। और अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि देखिए कि ऐसा डेटा होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में लगभग 27% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं। ठीक है, 27% की अगर बात की जाए तो इस हिसाब से देखा जाए कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ है। ठीक है, 135 करोड़ है, तो उसमें से लगभग 30 से 35 करोड़ जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, मतलब कि वो मंथली कंजप्शन पे 1000 भी नहीं खर्च कर पाते या 816 भी नहीं खर्च कर पाते हैं। ये हमारे देश की कंडीशन है। ठीक है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी थी कि भाई जो क्राइटेरिया दिया गया है किसी कंट्री में उससे नीचे उससे नीचे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, देखिए दिस मीन्स दैट इवन तो अ पर्सन इज एबल टू फुलफिल ऑल बेसिक नीड्स ही इज पुअर इन कंपेरिजन टू अदर पर्सन। ठीक है, तो आप कंपेरिजन करते हो अदर पर्सन के साथ, कंपेयर करते हो तो क्या होता है कि आप बेशक से अपनी बेसिक नीड्स वगैरह फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, पर आप कंपेयर कर रहे हो जब अदर पर्सन से तो हो क्या रहा है कि क्या नाम है आप उससे अगर गरीब हो तो हम इसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। अब हमारे कंट्री की अगर बात कर दी जाए तो हमारे यहाँ इतने इतने अमीर लोग हैं, तो अगर हम उनसे रिलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई हम उनसे गरीब हैं, रिलेटिव पॉवर्टी ये है। ठीक है, कि बेशक से हम अपने बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन हम जब कंपेयर करते हैं किसी अदर के साथ, ठीक है, और वो हमसे अमीर है, वो हमसे अच्छी कह सकते हो लाइफ जी रहा है, तो क्या होगा कि ऐसी पॉवर्टी को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ये चाहे पर्सन के साथ हो या कंट्री के साथ हो, किसी अदर कंट्री के साथ कंट्री को भी कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कंट्री हमसे ज़्यादा बेटर होगी, हमसे ज़्यादा जीडीपी होगा, हमसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि ये रिलेटिव पॉवर्टी होगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, अब कि भाई पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम किए गए हैं, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, फिर सोशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है और प्रोवाइडिंग मिनिमम
बेसिक नीड्स है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये है कि भाई जीडीपी वगैरह इंक्रीज करना, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना, ठीक है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करना, जिससे क्या हो, पॉवर्टी खत्म हो। और अब क्या है कि भाई सोशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है कि जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम बनाए हैं, वैसे तो ये बहुत सारे हैं, पर जो मेनली एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं उनमें से मैंने कुछ लिख दिए हैं, और जिनमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने में आसान हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि भाई प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, PMRY, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये स्टार्ट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, वो चाहे रूरल एरिया में है चाहे अर्बन एरिया में है, ठीक है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, जिससे वो कुछ ना कुछ अपना खुद का काम शुरू कर सके, कुछ इंटरप्राइज वगैरह जो कुछ खोल सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। उसका देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है? ये 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई माइक्रो एंटरप्राइजेज और हेल्प टू रूरल पुअर टू इस्टेब्लिश सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका ये था कि भाई जो छोटे मोटे इंटरप्राइजेज जो हैं गांव में वो खोले जा सके, ठीक है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाए जा सके। तो ये इसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव था। फिर देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? अब शहरी नाम से ही समझ जाओ कि भाई अर्बन एरिया के लिए है। तो ये 1997 में स्टार्ट किया गया था, और इसका मेन वो था कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयड वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अर्बन एरिया में प्रोवाइड करना, कि भाई जो है लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बना सके, ठीक है, और वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है इसमें। अब आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए स्टार्टेड इन 2005, तो 2005 में ये स्टार्ट हुआ, और ये क्या है, इट इज़ सीक टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी वेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि कम से कम 100 दिनों के लिए जो है वेजेस मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम एक पर्सन ऐसा तो होगा, एक अडल्ट ऐसा होगा जिसको 100 दिनों के वेजेस जरूर मिलेगा, या 100 दिनों के लिए काम जरूर मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 1 अडल्ट मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो कोई भी रूरल एरिया में एक जो भी फैमिली होगी उसमें से एक एडल्ट को, ठीक है, 100 दिनों के लिए गारंटी वेजेस जरूर मिलेगी, मतलब कि उन्हें 100 दिनों का काम जरूर मिलेगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, NRLM। अब इसमें क्या है, ये लॉन्च किया 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था। अब इसमें एडेड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें हेल्प की थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। द मिशन एम टू क्रिएटिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म ऑफ रूरल पुअर, ठीक है। तो इसका मिशन क्या था कि भाई एक अच्छा इफेक्टिव और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश किए जा सके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक्स, ठीक है। तो ये 1997 में स्टार्ट हुआ। अब इसमें मिड डे मील स्कीम चलाया गया, जिसमें 15 अगस्त 1995 में नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इस बेसिस पे से चलाया गया था। अब देखिए कह सकते हो कि बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम चलाया गया था, जिससे क्या हो सके कि भाई लोगों के जो मिनिमम बेसिक है, मिनिमम बेसिक में फूड भी था, उसको भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अब आगे क्या है कि भाई इसमें क्या है कि भाई ये इट वाज रिन्यू, अब इसको रिन्यू किया गया नेशनल प्रोग्राम इन मिड डे मील इन स्कूल इन 2007 में, ठीक है। तो इसको 2007 में रिन्यू कर दिया गया कि भाई 8 तक के जो भी स्कूल में बच्चे हैं उन सबको उनका लंच जो है स्कूल में ही, गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली मिलता है, ठीक है, जिससे वो उनका जो बेसिक नीड्स है फूड वाला वो स्कूल में ही पूरा। चलिए अब देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम।
क्रिटिकल असेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उसका जो है इंडिया में कितना बेनिफिट मिला है, ठीक है, कहाँ तक वो कह सकते हो सक्सेस रहा है। तो देखिए, प्रॉब्लम लाइक हंगर, माल नोरिशमेंट, इलिटरेसी, लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज़ आर स्टिल प्रिवलेंट इन इंडिया, ठीक है। तो अभी भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। कह सकते हो कि भाई जो भुखमरी है, इलिटरेसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। तो उसका कह सकते हो कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, जितना टारगेट रखा गया था वो अचीव ही नहीं हो पाया है। फिर देखिए, नन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड इन एनी रेडिकल चेंज इन ओनरशिप ऑफ एसेट्स। तो जो जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उनको ध्यान से देखोगे तो ऐसे हैं कि भाई बेसिक नीड्स वगैरह पूरे किए जाएं, ये सारी चीज़ें की है, पर इसने जो ओनरशिप चल रही थी एसेट्स की वो चेंज नहीं की है। मतलब कि जो अमीर थे, जिनके पास पहले से एसेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी, उनके पास अभी भी हैं, ठीक है। तो इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का कोई ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ा है इंडिया में, ठीक है। इसीलिए तो इससे पहले हमने डेटा की बात की थी कि भाई अभी भी ऐसे डेटा देने के बावजूद भी अप्रोक्स 27% लोग जो हैं वो इंडिया में पुअर हैं। अब फिर देखिए, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स द बेनिफिट फ्रॉम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव नॉट एक्चुअली रीच द पुअर। तो क्या होता है कि भाई जब एसेट्स मतलब रिसोर्सेज वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो पॉवर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम चले हुए वो जो है पुअर को मिल ही नहीं पाए हैं, ठीक है, बेनिफिट ही नहीं मिल पाया है उनको कि भाई वो बहुत अच्छे से बेनिफिट ले पाए हैं। तो ये कह सकते हो कि जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रहे हैं उससे कुछ चेंजेस तो क्या आए हैं, बट इतने अच्छे चेंजेस नहीं आए हैं, या इतना अच्छा जो है एलिवेशन प्रोग्राम जो है इंडिया में इतना अच्छा नहीं हो पाया जिससे कि जो पुअर हैं उनके लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो और जो रिच हैं वो रिच ही हैं, ठीक है, और रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं वो पुअर ही होते जा रहे हैं। और अभी मैंने जैसे डेटा बताया था कि भाई लगभग 27% जो लोग हैं वो अभी भी इंडिया में पुअर ही हैं, ठीक है। तो इस डेटा के बेसिस पे भी आप ये कह सकते हो कि भाई अगर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के इतने अच्छे बेनिफिट मिले हुए होते तो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी नहीं होती, क्योंकि इंडिया में 27% पुअर का मतलब लगभग 35-40 करोड़, ठीक है, 30-35 करोड़ की बात की जा रही है, ठीक है। इतने लोग अभी भी पुअर हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये देखें कि भाई अगर पॉवर्टी एलिवेशन के इतने अच्छे बेनिफिट मिले होते तो इतनी पॉवर्टी तो नहीं होनी चाहिए, बट अभी भी है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का इतना ज़्यादा बेनिफिट जो है पुअर को नहीं मिला है। चलिए, पॉवर्टी चैप्टर जो है बस इतना ही था। अगर फ्यूचर में पॉवर्टी चैप्टर में और कुछ ऐड किया जाएगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, और क्या नाम है, अलग से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी आपके पॉवर्टी चैप्टर में बस यही 2 पॉइंट था जो अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि आपके 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी आपके पॉवर्टी चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आगे कुछ आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना जाएगा। चलिए, थैंक यू।